हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर शिशिर, आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लासेस तक हमने कोलाइडो के बारे में बहुत डिटेल में आपसे चर्चा कर चुके हैं। अब लगभग हम चैप्टर्स के लास्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं और यह जो हमारा टॉपिक है वह है कोलाइडी विलयनों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और यह हमारा एनसीईआरटी का जो पॉइंट है वह है एनसीईआरटी का 5.4.6। आप जान रहे हैं पूरी केमिस्ट्री की जो सीरीज है यह हम एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करते हुए आगे चल रहे हैं। तो यदि आप एनसीईआरटी में मास्टरी करना चाहते हैं, जो कि न केवल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी एक मैं कहता हूं सक्सेस की की है, तो आप इस सीरीज को सीक्वेंस से जरूर देखते रहिए। तो फिर शुरू करते हैं। जो टॉपिक है हमारा कोलाइडी विलयनों के गुण। हमने कोलाइडी विलयनों के बारे में पढ़ा कि कोलाइडी विलयन एक ऐसे विलयन होते हैं जो कि ट्रू सॉल्यूशंस यानी कि जिसको हम कहते हैं वास्तविक विलयन वह, और दूसरा हम कहते हैं निलंबन जिसको हम सस्पेंशन कहते हैं, उनके बीच के होते हैं। अर्थात जो कोलाइडी विलयनों के कणों का जो आकार होता है वह वास्तविक विलयन जिनको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं उनसे बड़ा, जबकि निलंबन जिन्हें हम सस्पेंशन कहते हैं उनके कणों से छोटा होता है। और कोलाइडी विलयन जैसे एक सामान्य विलयन विलायक में विलेय को मिलाने से तैयार होता है, ठीक इसी प्रकार से एक कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम होता है जो कि विलायक की तरह काम करता है, और जो विलयन में हम जिसे विलेय कहते हैं उसे यहां पर परिक्षेप्य प्रावस्था कहते हैं या परिक्षिप्त प्रावस्था आप कह सकते हैं। एक को जो माध्यम होता है विलायक होता है जिसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, इसे डिस्पर्स मीडियम कहा जाता है या डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है, और जो परिक्षिप्त प्रावस्था जिसे हम विलेय कह रहे हैं उसे हम कहते हैं डिस्पर्स फेस यानी कि डीपी से आप कह सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह सारी बातें हमने डिटेल में कर चुके हैं। केवल जो बच्चे केवल पहली बार आए होंगे, ये देख रहे होंगे कि कोलाइड होता क्या है, तो उनके लिए हमने स्टार्टिंग के 2-3 बातें कह दी है। अब कोलाइडी विलयनों के गुण को समझते हैं। कोई कोलाइडी विलयन में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला हमारा आता है जिसे हम कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। पहला है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म जिसे इंग्लिश में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है, जिसको हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि एक ऐसा गुणधर्म जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम कहते हैं उसका अणुसंख्यक गुणधर्म। तो जो हमारा एक सामान्य विलयन होते हैं जिसको हम वास्तविक विलयन कहते हैं, उस वास्तविक विलयन के कणों का आकार क्या होता है, छोटा, जबकि कोलाइडी विलयनों के कणों का आकार क्या होता है, ज्यादा। तो हमने क्या कहा पहली बात, वास्तविक विलयन के कणों का आकार यह छोटा होता है। किससे, कोलाइडी विलयन के कणों के आकार से। तो अब इस बात को समझिए कि यदि मैं 1 लीटर वास्तविक विलयन और 1 लीटर कोलाइडी विलयन ले लूं, तो आप खुद ही समझिए कि इन दोनों में जो हम लेंगे वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन, इसमें अणुओं की संख्या किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी। क्योंकि वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा होता है, इसलिए हम यदि दोनों की इक्वल क्वांटिटी ले लें तो इसके जो अणुओं का जो हम कह सकते हैं संख्या होगी वह ज्यादा होगी कोलाइडी विलयन के अणुओं की संख्या से। तो हमने कहा इसका अर्थ क्या है कि अणुओं की संख्या, बल्कि आप अणुओं की जगह इसमें कणों की संख्या लिख लीजिए तो ये ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। वास्तविक विलयन के कणों की संख्या ज्यादा होगी। किससे, कोलाइडी विलयन के कणों की संख्या से। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब बात आप सोचिए कि आखिर इससे होगा क्या, क्योंकि हमने आपको अणुसंख्यक गुणधर्म वह बताए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के चैप्टर में कि वे सभी गुणधर्म जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसी विलयन में अणुओं की कितनी संख्या है इस बात पर जो निर्भर करते हैं जितने भी गुणधर्म, उन्हें हम अणुसंख्यक गुणधर्म कह रहे हैं।
तो यदि आप एक वास्तविक विलयन लें, एक कोलाइडी विलयन लें, दोनों की हम कह सकते हैं समान सांद्रताएं ले लें, यानी कि कंसंट्रेशन दोनों की समान हो, तो उसमें वास्तविक विलयन के कणों की जो संख्या होगी वो ज्यादा होगी कोलाइडी विलयन के कणों की संख्या की तुलना में। तो यदि इसके कणों की संख्या कम होगी तो समान सांद्रताओं पर जो अणुसंख्यक गुणधर्म होंगे वो कोलाइडी विलयन के लिए कम होंगे और हम कह सकते हैं वास्तविक विलयन के लिए ज्यादा होंगे। तो हम क्या कहेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म वास्तविक विलयन के लिए, वास्तविक विलयन के लिए अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होंगे, ज्यादा होंगे, किससे, कोलाइडी विलयन से, कोलाइडी विलयन से। यहां पर आप लिखें तो समान सांद्रताओं पर आप ऐसा कह सकते हैं इस वाले पॉइंट को। ये हमारा पॉइंट पहला हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमने दोनों को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। प्यारे बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। अणुसंख्या गुणधर्म वे गुणधर्म जो कि किसी विलयन में अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। हमने आपको बताया कि जो वास्तविक विलयन के कणों का आकार होता है वो छोटा होता है अपेक्षाकृत कोलाइडी विलयन के कणों के आकार की तुलना में। यदि समान सांद्रताओं का हम एक वास्तविक विलयन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन लें और उसी सांद्रता का यदि हम एक कोलाइडी विलयन ले लें तो हम देखेंगे वास्तविक विलयन के जो कणों की संख्या होगी या अणुओं की संख्या होगी वो ज्यादा होगी कोलाइडी विलयन के कणों की संख्या से, क्योंकि इसके कणों की संख्या बड़ी है। आप खुद ही सोचिए कि आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आप दो प्रकार की बॉलें डाल रहे हैं। एक बॉलों का आकार है छोटा छोटा, एक बॉलों का आकार है बड़ा बड़ा। दोनों को कंटेनर में डालेंगे समान आकार के, तो किसके कौन सी बॉलें ज्यादा आएंगी, जिनकी क्या कह सकते हैं, जिनका आकार छोटा होगा उनकी संख्या ज्यादा होगी कंटेनर में, जिनका आकार बड़ा होगा उनकी संख्या कम होगी। तो ठीक वही बात यहां पर सामने आई है, क्योंकि वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा है इसलिए वह समान सांद्रताओं पर उनके कणों की संख्या ज्यादा होगी उसी सांद्रता पर कोलाइडी विलयन के कणों की संख्या से। यहां बात क्लियर होगी। सेकंड, अणुसंख्यक गुणधर्म क्योंकि कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं तो वास्तविक विलयन के लिए अणुसंख्यक गुणधर्मों का मान ज्यादा होगा अपेक्षाकृत किसके, कोलाइडी विलयन के, हम कह सकते हैं अणुसंख्यक गुणधर्मों की तुलना में। तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई होगी और अणुसंख्यक गुणधर्मों की डिटेल चर्चा हम विलयन वाले चैप्टर में कर चुके हैं। अब दूसरा हम पॉइंट जो इसमें ले रहे हैं वह हमारा आता है जिसे हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या होते हैं? एक साइंटिस्ट थे टिंडल, उन्होंने यह देखा कि जब किसी कोलाइडी विलयन से कुछ प्रकाश को पास किया जाता है तो वह क्या करता है, प्रकाश जब कोलाइडी विलयन से पास होता है तो हम उसको कोलाइडी विलयन के कणों को चमकता हुआ देखते हैं। यानी कि कोलाइडी विलयन से जब कोई प्रकाश पास होगा तो हम उसके पाथ को, उसके रास्ते को देख सकते हैं। जबकि वास्तविक विलयन में यदि कोई आप प्रकाश डालेंगे तो वह प्रकाश हम कह सकते हैं विलयन के अंदर हमें दृश्य नहीं होता, दिखाई नहीं देता। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कहा यह हमने एक ले लिया, यह हमारे पास है वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, और दूसरा हमने क्या ले लिया, यहां पर एक कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। अब दोनों पे हमने क्या डाल दिया, प्रकाश डाला। तो वास्तविक विलयन से यहां से इस प्रकार से प्रकाश बना दिया हमने, ये प्रकाश किरण गई तो हमने देखा प्रकाश किरण दूसरी तरफ ऐसे निकल जाती है, जबकि विलयन के अंदर आपको प्रकाश नहीं दिखाई देगा क्योंकि यह विलयन, हमने कहा वास्तविक विलयन क्या होते हैं, समांगी विलयन होते हैं और इनके अंदर हमें प्रकाश का रास्ता नहीं दिखता क्योंकि इसके अंदर विलय तथा वलय पूर्ण रूप से आपस में क्या होते हैं, घुले हुए रहते हैं। अब कोलाइडी विलयन में यदि ऐसा ही प्रकाश हम डालते हैं, ऐसा ही प्रकाश डालें तो प्रकाश दूसरी तरफ तो निकल ही रहा है, लेकिन साथ में हम देखते हैं कि इस विलयन के अंदर भी आपको यह प्रकाश गुजरता हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से। तो यदि आपको किसी वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर करना हो, कोई विलयन आपको दे दिया, आपसे पूछा जाए बताइए वास्तविक विलयन है या कोलाइडी विलयन है, तो कुछ मत कीजिए, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है ये टिंडल इफेक्ट की। आप क्या करें, उसके ऊपर, उसके भीतर, उसके अंदर क्या करें, प्रकाश प्रवाहित करवाएं, प्रकाश भेजें। यदि प्रकाश विलयन के भीतर आपको न दिखाई दे, अदृश्य हो जाए, तो समझ लीजिए वो वास्तविक विलयन है। लेकिन यदि प्रकाश आपको एक तरफ से जा रहा, दूसरी तरफ से निकल रहा, साथ ही विलयन के अंदर भी आपको यदि
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाना वो क्या है, कोलाइडी विलयन है। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है प्यारे बच्चों क्योंकि हमने आपको यहां पर एक बात बताई कि वास्तविक विलयन के कणों का आकार क्या होता है, छोटा होता है कोलाइडी विलयन के कणों के आकार से। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार बड़ा होने के कारण जब इसमें प्रकाश जाता है तो वो क्या होता है, कोलाइडी विलयन के जो बड़े आकार के कण हैं उनसे टकराता है और यहां पर जो घटना घटित होती है प्रकीर्णन की, यानी कि यह प्रकाश गया तो रास्ते में जो एक कण था उससे टकराया तो इसके चारों दिशाओं में क्या हो जाता है, प्रकाश निकलता है, प्रकीर्णित होता है प्रकाश। यहां पर भी प्रकीर्णित हो गया प्रकाश सब दिशाओं में, ये इस तरीके से बाहर की ओर निकल जाता है प्रकाश। यहां पर कोई कण था तो यहां से प्रकाश प्रकीर्णित हो गया, सब दिशाओं में निकल गया, तो छोटे छोटे कण आपको चमकते हुए दिखेंगे। तो अब आप कहेंगे कि क्योंकि ये कण आपको रास्ते में चमकते हुए दिखेंगे प्रकाश की रेखा में, प्रकाश के गमन माध्यम में, गमन हम कह सकते हैं दिशा में, तो आप कहेंगे हमारे को दिख रहा है प्रकाश। तो ये कब होगा, यदि विलयन कोलाइडी होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, आपने कभी देखा हो आपके घरों में कभी जब सुबह सुबह होती है, खिड़की कहीं पर थोड़ी सी खुली हुई हो या खिड़की में थोड़ा सा कहीं कोई छिद्र हो, वहां से जब सूर्य का प्रकाश अंदर की ओर आता है तो आपने देखा होगा वायु में जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो उस लाइट में आपको एकदम विजिबल होते हैं, वो चमकते हुए रहते हैं, क्योंकि जब प्रकाश उन डस्ट पार्टिकल से टकराता है तो क्या हो जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश सब दिशाओं में फैलता है, तो आपको वो पार्टिकल बड़े अच्छे से दिखते हैं। तो वो क्या है, एक प्रकार से वही घटना यहां पर घटित हो रही है। आप थिएटर में जाइए और जहां से वो फिल्म प्रोजेक्ट होती है, जहां से वो प्रकाश आता है पर्दे पर पड़ता है, वहां पर भी आप देखेंगे तो रास्ते में जो डस्ट होगी, जो वायु में धूल के कण होंगे, वो उस प्रकाश में आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। तो वो सब जो प्रभाव होता है उसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। अब टिंडल प्रभाव होने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं यदि आप टिंडल प्रभाव देखना चाह रहे हैं। तो पहली शर्त टिंडल प्रभाव के लिए जो है वह यह है कि माध्यम के कणों का जो आकार है वह प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो यहां पर प्रकाश इसीलिए डिसअपियर हो जाता है, इसीलिए यहां पर अदृश्य हो जाता है, क्योंकि वास्तविक विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है कोलाइडी विलयन के कणों की तुलना में। तो पहला नियम क्या हमने कहा कि कणों का आकार किसके लिए, टिंडल प्रभाव के लिए, कणों का आकार किससे, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अत्यधिक कम नहीं होना चाहिए, अत्यधिक कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहां जब हम कोलाइडी विलयन की बात कर रहे हैं तो कोलाइडी विलयन में दो चीजें हैं, एक है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। इन दोनों का जो अपवर्तनांक होना चाहिए उसमें ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। लिखते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर, ऐसे लिख लेते हैं, अंतर अत्यधिक होना चाहिए, अत्यधिक होना चाहिए। यदि ये दो चीजें आपको मिले तब आपको टिंडल प्रभाव दिखाई देगा। टिंडल प्रभाव के लिए शर्तें कह सकते हैं आप इसे, ये शर्तें हैं दो, ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तो आपको टिंडल प्रभाव डेफिनेटली दिखाई देगा। तो मुझे लगता है ये चीजें समझ में आ गई होगी। तीसरी चीज जो आती है कोलाइडी विलयन का रंग कैसा हो, तीसरा आता है कोलाइडी विलयन के गुणधर्म का तीसरी प्रॉपर्टी है रंग, यानी कि कलर। किसी कोलाइडी विलयन का जो रंग होता है वह इस बात पर डिपेंड करता है, पहली बात, कि जिस प्रकाश को हम उसके अंदर से भेज रहे हैं उसमें से कौन सा प्रकाश प्रकीर्णित हो रहा है। तो पहली चीज क्या है, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पहला आ गया। दूसरा, अब प्रकाश तो एक भेजते हो ना, एक विजिबल लाइट भेजते हो, जैसे हम कहते हैं सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें सातों रंग होते हैं, लेकिन वस्तुएं आपको अलग अलग रंग की दिखती है।
तो ठीक इसी प्रकार से आपने इसके भीतर जो प्रकाश भेजा, आप मान लीजिए वो श्वेत प्रकाश है, यानी कि उसमें अलग अलग रंगों की तरंगदैर्घ्य उपलब्ध है। अब आपको ये जो विलेन है किस रंग का दिखाई देगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कणों का आकार कितना है। तो दूसरे हम लिखेंगे प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कणों के आकार पर निर्भर करती है। अब यदि कणों का आकार कम है, कणों का आकार हमने कहा यदि कम है, तो आपको जो रंग दिखाई देगा कोलाइडी विलेन का वो दिखाई देगा बैंगनी। यदि मध्यम है तो आपको दिखाई देगा नीला, और यदि हम कहें बड़ा है तो आपको दिखाई देगा स्वर्णिम। ये इस प्रकार से आप किसी कोलाइडी विलेन के रंग को डिसाइड कर सकते हैं कि उसके कणों का आकार किस कैटेगरी का है। और जैसे जैसे कणों का आकार वेरी करता रहेगा, वैसे वैसे उसके भीतर जो प्रकाश जा रहा है उससे प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होगी वो बदलेगी, और हमें कोलाइडी विलेन का रंग अलग अलग प्रकार का दिखाई देगा। तो मुझे लग रहा है ये 3 प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। आप इसे नोट कीजिए, फिर फटाफट हम आगे की प्रॉपर्टियों को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो कोलाइडी विलेनों के गुणधर्म में 3 प्रॉपर्टियां, उसकी 3 गुणधर्मों पर चर्चा कर चुके हैं। अब जो चौथी हमारी प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं ब्राउनी गति। चौथी प्रॉपर्टी हमारी आती है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या होता है? रॉबर्ट ब्राउन, जो कि हम कह सकते हैं एक बायोलॉजिस्ट थे, एक जैव वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये देखा कि कोलाइडी विलेन में जो कोलाइडी कण होते हैं वह अनियमित गति करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। उस विलेन में वह कण रुके हुए नहीं रहते, शांत नहीं रहते। तो उन्होंने उनकी जिगजैग मोशन को, उनको अनियमित गति को हम कह सकते हैं प्रस्तुत किया, और उन साइंटिस्ट के नाम पर कोलाइडी कणों की इस गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। और हम कह सकते हैं इस अनियमित गति का एक फिक्स नाम हो गया ब्राउनी गति। वो न केवल कोलाइडी कणों में, बल्कि आप देखेंगे गैस के अणुओं की गति को भी ब्राउनी गति से ही हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखा जाए तो वास्तव में किसी माध्यम में जो गैसें होती हैं वह भी तो एक प्रकार से कोलाइडी विलेन ही है। तो क्या होती है ब्राउनी गति, इसको समझिए। यह देखा गया कि जो कोलाइड्स के पार्टिकल होते हैं, मान लो तो ये कोई एक कोलाइडी विलेन का एक कोलाइडी कण है, इसकी जो गति है वो अनियमित गति करता है। कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर चले गया, कभी इधर चले गया, कभी इधर चले गया। तो इसकी मोशन इस प्रकार से होती रहती है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। इसकी दिशा को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसकी दिशा का आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार की जो कोलाइडी कणों की गति होती है, उस गति को साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर ब्राउनी गति नाम दिया गया। तो ये क्या है? कोलाइडी कणों की गति, कोलाइडी कणों की गति, कणों की अनियमित गति, और इसी को क्या नाम दिया गया? ब्राउनी गति दिया गया। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर हमने एक विलेन को तो रख दिया, वो उस पर हम कोई उस पर छेड़ नहीं रहे हैं, उसे हिला नहीं रहे हैं, तो उसके भीतर ये कोलाइडी कण आखिर गति क्यों कर रहे हैं, अनियमित गति क्यों कर रहे हैं? आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है। और इनको ये ऊर्जा मिल कहां से रही है? तो प्यारे बच्चों, इन कोलाइडी कणों की ब्राउनी गति में जो कोलाइडी कणों को जो ऊर्जा मिलती है वह माध्यम के छोटे छोटे कणों के टक्कर खाने से मिलती है। अब खुद ही सोचिए, यदि कहीं पर आप, हम कह सकते हैं एक प्रकार से किसी पहलवान को खड़ा कर दिया जाए एक जगह पर, और उसके अगल बगल से हम कह सकें कि किसी स्कूल के बच्चे हमने छोड़ दिए, बहुत सारे 50-100 बच्चे, तो वह बच्चे अनियमित गति करेंगे, वो एक माध्यम की तरह है, और जो पहलवान बीच में खड़ा वो एक प्रकार से कोलाइडी कण है। तो जब ये छोटे छोटे बच्चे उस पहलवान पर टक्कर मारेंगे तो पहलवान कभी इधर की ओर गिरेगा, तब तक दूसरे बच्चे ने टक्कर मारी उधर की ओर खिसकेगा, फिर तीसरे ने टक्कर मारी इधर गति करेगा। तो वो क्या कर रहा है? अनियमित गति कर रहा है।
उसकी गति का पूर्वानुमान इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि अगले ही क्षण वह माध्यम के या उन छोटे छोटे बच्चों से किस बच्चे से टकराएगा, किस डायरेक्शन में उसको ऊर्जा मिलेगी, आप उसको पूर्वानुमानित नहीं कर सकते। तो ठीक यही घटना यहां पर होती है जिसमें माध्यम के छोटे छोटे कण, कोलाइडी कण जो कि बड़े बड़े होते हैं, उनसे क्या करते हैं, लगातार टकराते रहते हैं और उनको ऊर्जा देते रहते हैं, जिससे वो लगातार गति करते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये चीज काफी आसान है, आपको समझ में आ गई होगी। अगली प्रॉपर्टी पे चर्चा करते हैं जिसको कि हम कहते हैं कोलाइडी कणों पर आवेश। कोलाइडी कणों पर आवेश, यह तो हमने पिछले अपने कह सकते हैं टॉपिक्स में बड़ी डिटेल में चर्चा करी थी कि कोलाइडी कणों पर आवेश आता क्यों है। कोलाइडी कण हम कहते हैं कि इनका जो आकार होता है, हमने अभी स्टार्टिंग में बताया कि वास्तविक विलयन के कणों के आकार से बड़ा, जबकि जो हमारा सस्पेंशन होता है, निलंबन होता है, उसके कणों के आकार से छोटा होता है। और कोलाइडी कण जब तक दूर दूर रहते हैं तब तक वो एक कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। यदि उसके कण आपस में एक दूसरे के समीप आ जाएं तो वो आपस में मिलेंगे, एक बड़े कण का निर्माण करेंगे। बड़े कण का क्या होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा, भार ज्यादा होगा, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वह नीचे की तरफ चले जाएंगे। कहां पर, विलयन की तली पर, और वहां पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो कोलाइडी विलयन तो हमारा बेकार हो गया। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, पहले भी हमने पिछले क्लासेस में आपको बताया कि हमने कहा यह हमारे पास एक कोलाइडी विलयन है, विलयन। तो इसमें दो चीजें होंगी, एक परिक्षेपण माध्यम यानी कि जो एक विलायक की तरह है, दूसरा परिक्षिप्त प्रावस्था जिसे हम कहते हैं विलेय यानी कि कोलाइडी कण, कोलाइडी सोल। तो वह कण इस प्रकार से हैं, ये इस प्रकार से हैं वह कण। और इसमें माध्यम क्या है, हमने कहा यहां हमने माध्यम बना दिया, ये माध्यम है। अब ये कोलाइडी कण जो है काले काले, यदि ये दो कण आपस में एक दूसरे के पास आ जाएं, ये दो कण एक यहां एक यहां है, ये दो कण एक दूसरे के समीप आएंगे, तो यदि दोनों मिल गए तो क्या करेंगे, एक बड़े कण का निर्माण कर देंगे। और ये बड़ा कण कहां जाएगा, नीचे जाएगा और तली पर इकट्ठा हो जाएगा। यदि इस कोलाइडी विलयन के अंदर ये सभी कोलाइडी कण इसी प्रकार आपस में जुड़ते चले गए और बड़े बड़े कणों का निर्माण किया तो वो सब तली पर आ जाएंगे, तो कोलाइडी विलयन तो बचेगा ही नहीं। यदि हम आपको कहें कि आपके पास एक जल है, उसमें आपको रेत घोलनी है, तो रेत तो थोड़ी देर में नीचे बैठ जाएगी। तो हमने कहा कि ये सारे नीचे बैठ जाएंगे तो कोलाइडी विलयन हमारा बेकार हो गया, वो कोलाइडी विलयन रहा ही नहीं। तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था इस पर क्या करते हैं, कोई एक इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, कोई जैसे हमने वहां बताया था KOH डाल देते हैं, KOH ये डाल देते हैं। अब ये KOH जब जल में मिलता है तो ये दो हिस्सों में टूट जाता है, हम कह सकते हैं, एक पोटेशियम आयन में और एक OH आयन में। एक धन आयन हो गया, एक ये हमारा धन आयन हो गया, ये ऋण आयन हो गया। अब ये जो हमारे कोलाइडी कण होते हैं, इनमें से किसी भी एक आयन को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। क्या करेंगे, अधिशोषित करेंगे, एडॉप्शन करेंगे। और जब अपनी सतह पर एडॉप्शन करेंगे, क्योंकि यही तो पृष्ठ रसायन है, वो पूरा एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक एक टॉपिक। स्टार्टिंग में आपने समझा था अधिशोषण क्या होता है, किसी ठोस के सतह पर किसी गैस के अणुओं के एकत्रित होने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। तो जब इन कोलाइडी कणों पर ये हमारे आयन एकत्रित होंगे तो कोई एक ही प्रकार का आयन एकत्रित होगा। ये मत समझना कि कुछ K के इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ OH के इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ धन आयन कुछ ऋण आयन, ऐसा नहीं होगा। तो हमने कहा कोई OH आयन यदि इकट्ठा हो गया तो इसकी पूरी सतह पर क्या होंगे, ऋणावेश इकट्ठा हो जाएगा। तो इसको बना लेते हैं। हमने कहा इसकी सतह पर ये ऋण आवेश इकट्ठा हो गया, इसकी सतह पर भी ऐसे ऋण आवेश इकट्ठा हो गया। तो अब ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ने वाले नहीं है। यदि KOH हमने इस विलयन में डाला और ये हमारे कोलाइडी कणों की सतह पर क्या हो गए, ऋणायन इकट्ठे हो गए, तो अब ये भी ऋणावेशित हो गया, ये भी ऋणावेशित हो गया, तो दोनों ऋणावेशित हो गए। तो अब क्या ये एक दूसरे के पास आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। समान आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा कि ये दोनों संयुक्त होकर के एक बड़ी कण का निर्माण नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं करेंगे तो कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम और कोलाइडी कण एज इट इज बने हुए रहेंगे और कोलाइडी विलयन हमारा नष्ट नहीं हो पाएगा। तो अब बात आती है कि आखिर कोलाइडी कणों पर आवेश किस प्रकार से आता है, थोड़ा इसको डिटेल में हम समझते हैं। हम यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल लिया, हमने कहा पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, हमने कहा सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं यानी कि AgNO3 और इसको पोटेशियम आयोडाइड इसमें डाल दिया Ki। अब ध्यान रखना है पोटेशियम आयोडाइड ये क्या है, अधिक मात्रा में है,
इसकी क्या है, आधिक्य है। आधिक्य का अर्थ होता है जिसकी मात्रा अधिक हो। तो पोटेशियम आयोडाइड का हमारे पास एक सॉल्यूशन था, उसमें हमने थोड़ा सा AgNO3 डाल दिया। तो अब यहां पर हम कंप्लीट रिएक्शन नहीं सिखा रहे, केवल ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से कणों का निर्माण होगा। तो यहां पर क्या होगा, Ag किसके साथ जुड़ जाएगा, हम कहेंगे Ag जो है वो I के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर जो बनता है वो बन जाता है AgI। इसका निर्माण हो गया, सिल्वर आयोडाइड का निर्माण हो गया। तो यह अपने आप में हमने कहा एक क्या हो गया, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी कण का निर्माण हो गया, कोलाइडी कण तैयार हो गया, या कोलाइडी सोल कह सकते हो आप इसे, उसका निर्माण हो गया। अब इस पर आवेश कैसे आएगा इसको समझिए। तो मैंने कहा इसमें क्या हुआ, ये AgI, ये कण एक बन गया, इस कण का निर्माण हो गया। अब यहां से थोड़ा सा आपको समझना है कि इस पर आवेश कैसे आएगा। मैंने जब स्टार्टिंग में आपको कहा AgNO3 को Ki में डाला, तो इसका मतलब Ki की मात्रा क्या थी, ज्यादा, AgNO3 की मात्रा क्या थी, कम। अब ये AgNO3 Ag प्लस और NO3 माइनस में क्या हो गया, बट गया। जब ये बट गया और ये इधर Ki भी क्या हो गया, K प्लस में और I माइनस में बढ़ गया। तो यहां घटना क्या घटित हुई कि ये जो हमारा Ag प्लस था यह घूम करके इस I के साथ क्या हो गया, संयुक्त हो गया, यह दोनों मिल गए आपस में, इसलिए AgI बना दिया इन्होंने। अब क्योंकि AgNO3 की मात्रा थी कम, तो जितने भी Ag ऐसे कण थे, धनावेश आयन, धन आयन, वे सारे के सारे आयोडाइड के आयन से संयुक्त हो गए। तो क्या बन गया, AgI बन गया, सीधी बात है। यानी कि AgI के बहुत सारे कण बन गए। और उन कणों की संख्या किस बात पर निर्भर करेगी कि Ag कितने आयन हैं। यदि इसके मान लो 100 आयन है तो AgI वाले 100 कण बन जाएंगे। यदि इसकी मात्रा 200 है तो AgI वाले 200 कण बनेंगे। तो आप कह रहोगे सर क्यों, आयोडाइड पे निर्भर नहीं करेगी, हम कहेंगे निर्भर करेगी। लेकिन हमने पहले ही कह दिया कि पोटेशियम आयोडाइड की तो मात्रा बहुत ज्यादा है, इसके 100 हैं तो इसके हम कह सकते हैं इसके तो हजारों हैं, 10,000 50,000 हैं। तो इसकी चिंता नहीं करनी है हमें इसकी चिंता करनी है। तो यदि Ag के 100 होंगे तो हम कहेंगे ये 100 बनेंगे, यदि Ag के 500 होंगे आयन तो ये 500 बनेंगे। तो इन सब बातों का अर्थ एक लाइन में यह है कि जितने Ag के कण होंगे उतने ही AgI के कण बनेंगे, जितने Ag आयन होंगे उतने AgI के कण बनेंगे। तो इसका अर्थ है अब इस विलियन में जो भी ये विलियन बनेगा, उस विलियन में अब Ag के कोई मुक्त आयन नहीं है। Ag के आयन तो अब नहीं है, तो अब किस किस के आयन है, एक तो NO3 आयन है, एक K आयन है और एक I आयन है। तो हमने कहा विलियन में हमें पास क्या क्या है, एक NO3, एक K प्लस आयन है और एक आयोडीन आयन है, आयोडाइड आयन है। ये 3 आयन है। अब इसके ऊपर कौन इकट्ठा होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यहां पर जो भी आयन हैं उनमें से कौन सा ऐसा आयन है जो इन 2 घटकों में से कोई एक घटक से मिलता जुलता है। यह क्या करेगा, उस आयन को वरीयता प्रदान करेगा। अरे भाई ये AgI था, यहां पर NO3 भी दिख रहा है, K प्लस भी दिख रहा है, I माइनस भी दिख रहा है। तो ये AgI को क्या लगेगा कि अरे भाई ये तो कुछ जाने पहचाने से नहीं लग रहे हैं, ये तो कुछ अपने जैसा लग रहा है, तो भाई इसको अपनी तरफ बुला लेते हैं। अरे भाई आप कहीं ग्राउंड में खेलने गए और मान लो आपके पास आपकी टीम में 10 लड़के थे, आपको 11वें लड़के की तलाश है, तो आप ग्राउंड में इधर उधर निगाह मारते हो कि आपकी जान पहचान का कौन है। बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन आपको उन बच्चों में 7-8 लड़कों में एक ऐसा लड़का दिख गया जिससे आपकी पहले मुलाकात हुई हो, तो आप फटाक से उसको कहोगे ना, अरे भाई जरा आजा हमारे साथ खेल ले, हमारी टीम पूरी कर ले। आप बाकियों को थोड़ी करोगे जिनको आप जानते ही नहीं हो। तो ठीक वही बात यहां पर हो रही है कि Ag और I ये जिन 2 आयन से मिलकर के बना है, यह कोशिश करता है पूरा का पूरा कण कि उसी आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे जो कि है इसके अंदर सम्मिलित है। इस प्रवृत्ति के कारण ये आयोडाइड आयन यहां से यहां पर आ जाता है और इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, एक ऋण, हम कह सकते हैं एक परत या ऋण आवेश इसके ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार से कोलाइडी विलियन क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें आवेश आ गया, ऋण आवेश। तो अब माध्यम की बात समझिए, ये मैंने मिलाया था, इसमें क्या क्या चीजें थी। इसमें एक था परिक्षेपण माध्यम यानी कि Ki। ये यदि मैं माध्यम ले लूं तो माध्यम में क्या है, एक तो K प्लस आयन है, एक I माइनस आयन है। तो I माइनस आयन तो इसकी सतह पर इकट्ठे हो गए और K प्लस आयन कहां होंगे, यहां पर होंगे ना,
ये धन आयन भी तो होंगे इसके अंदर, ये आई माइनस तो इसकी सतह पर इकट्ठे हो गए। अब ये के आयन क्या होंगे, और बचे हुए होंगे। जब इसके सतह पर ऋण आयन आ जाएंगे तो क्या ये धन आयन जो के प्लस है वो इस ऋण आयन से क्या आकर्षित नहीं होंगे? हम जानते हैं विपरीत आवेशों में आकर्षण बल लगता है। तो जब ऐसी घटना होगी, ये हम कहें AgI था, इसके चारों तरफ क्या था, हमने कहा ऋण आयन था ये। तो अब इन ऋण आयनों के ऊपर ये हमारी कहलाती है, ये हमारी है पहली परत, पहली परत, और इसे कहते हैं स्थायी परत, स्थायी परत कहते हैं इसे। अब ये ऋण आवेशों के ऊपर ये जो पोटेशियम आयन जो हमारे पास था, यह धन आवेश आ जाएगा माध्यम के रूप में। इसके ऊपर एक दूसरी लेयर बन गई, और यह लेयर कौन सी होगी, धन आयन की। और ये वाली कौन सी परत है, ये हुए दूसरी परत, दूसरी परत। ये परत कहलाती है स्थायी, ये दूसरी परत होती है अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई परत। और ये क्या होती है, ये अस्थाई परत क्या होती है, गतिशील, गतिशील। क्यों है गतिशील, क्योंकि यह क्या है, माध्यम है। ये पोटेशियम के जो आयन है वो तो पूरे माध्यम में बहुतायत हैं, तो ये फिसलते रहते हैं इस कोलाइडी कण। ये हमारा क्या था, ये पूरा कोलाइडी कण था। तो ये जो बाहर के धन आयन है, पोटेशियम आयन, ये इन ऋण आयनों के ऊपर पहली परत के ऊपर जो दूसरी परत बनती है वह परमानेंट नहीं होती, स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। क्योंकि माध्यम के विभिन्न कण, पोटेशियम आयोडाइड वाले आयन इसके ऊपर आते रहते हैं, फिसल के निकलते रहते हैं। तो दूसरी परत तो है, लेकिन वो क्या है, मूवेबल है, गतिशील है, वो स्थायी नहीं है, फिक्स नहीं है। तो इस बात को आपको समझना है। तो यहां पर हमारी क्या बन गई, दो परतें बन गई। अब जब दो परत बन गई तो एक ऋणावेश वाली परत है, एक धनावेश वाली परत है। तो धनावेश की परत को भी मैं बना देता हूं। ये हमने इसको इस प्रकार से बना दिया। तो अंदर की परत में क्या है, ऋणावेश, बाहर की परत में क्या है, धनावेश। तो क्या हो गया, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जो धन से ऋण की तरफ जाएगा। इसका मतलब है, आपने कभी एक सेल देखा हो, जब आप सेल बनाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हैं, ये पॉजिटिव और ये वाला क्या होता है, नेगेटिव। तो इनके बीच में क्या होता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार से यहां भी परतों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और जो विभव उत्पन्न होता है इन दो परतों के बीच में, धन ऋण परतों के बीच में, उसे कहते हैं जीटा विभव। तो क्या कहते हैं, इन दो परतों के बीच में लिखते हैं धन तथा ऋण परत के मध्य उत्पन्न विभव को जीटा विभव कहते हैं, जीटा विभव कहते हैं। एक हम कह सकते हैं पोटेंशियल उत्पन्न हो गया, विभव उत्पन्न हो गया, क्योंकि दो विपरीत आवेश एक दूसरे के समीप हैं, तो विभव तो उत्पन्न होता ही है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। यहां पर आपके दिमाग में एक और बात आ रही होगी कि सर ये तो आपने कहा कि ये ऋण आयन बन गया, ये कोलाइड आयन जो बना ये क्या है, ऋण कोलाइडी कण। तो आप कहोगे सर धन कोलाइडी कण कैसे बनेगा, हो सकता है आपके दिमाग में बात आ रही हो। तो प्यारे बच्चों सेम यही प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं। आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूं कि यदि हम यही दो चीजें ले लें, AgNO3 और पोटेशियम आयोडाइड ही ले लें, तो किस प्रकार से एक दूसरी कंडीशन में AgI कोलाइडी कण वही रहेगा AgI, लेकिन इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा, यानी कि कोलाइडी कण धनावेशित हो जाएगा। तो कभी ऋणावेशित होगा, कभी धनावेशित होगा। उस चीज को आपने समझना है और समझ के ही यहां पर इस वीडियो को आपने खत्म करना है। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम इसको धनावेश कैसे बनता है उसे समझाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों अभी हमने देखा कि किस प्रकार से AgNO3 पे पोटेशियम आयोडाइड को जब मिलाया जाता है तो हमने वहां पर देखा था कि एक जो कोलाइडी विलयन होता है उसके ऊपर ऋण आयनों की एक परत बन जाती है, जिसे हम पहली परत कहते थे। अब यदि आप कोलाइडी विलयन के ऊपर धनावेश लाना चाह रहे हैं तो वो किस प्रकार से आएगा। यदि हमने जो दो सॉल्यूशन यूज किए थे, सिल्वर नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड, उन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके देखते हैं किस प्रकार से कोलाइडी कण पर धनावेश आता है, इसको समझिए। तो अब हमने क्या करा, फिर से पहले की तरह AgNO3 ले लिया,
और साथ में हमने पोटेशियम आयोडाइड ले लिया। अब की बार आप धनायन बनाना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिए AgNO3 को अधिक की मात्रा में आपने लेना है, अधिक की, इसकी मात्रा ज्यादा है, सिल्वर नाइट्रेट पे पोटेशियम आयोडाइड को मिला रहे हैं, इसका मतलब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली इसकी तुलना में। तो इससे भी क्या बनेगा, वो ये Ag और I आपस में मिल जाएंगे, यानी कि AgI का निर्माण हो गया, ये कोलाइडी हम कह सकते हैं कण का निर्माण हो गया। अब कैसे होगा, मैंने कहा ये मेरे पास कोलाइडी कण है AgI, अब इसके चारों तरफ कैसे धनावेश आएगा, इसको प्रोसेस को आपने समझना है कि कोलाइडी कण पर धनावेश कैसे आता है। हमने कहा ये जो सिल्वर नाइट्रेट थे ये दो हिस्सों में बढ़ गए, एक Ag आयन में, एक नाइट्रेट के आयन में NO3 में। इसी प्रकार से ये Ki भी दो हिस्सों में बढ़ गया, एक K प्लस में, एक I माइनस में। अब हमने कहा कि ये Ag किसके साथ संयुक्त हो गया, ये I के साथ संयुक्त हो गया, तो ये इस प्रकार से ये दोनों आपस में संयुक्त हो गए और इन्होंने किसका निर्माण कर दिया, AgI का बना दिया। अब विलयन में क्या क्या बचा ये देखिए, ये समझिए। देखिए पोटेशियम के आयन और आयोडाइड के आयन तो लिमिटेड थे, सीमित मात्रा में थे। जैसे हमने पिछली बार हमने कहा था AgNO3 सीमित मात्रा में लिया था, वैसे इस बार पोटेशियम आयोडाइड सीमित मात्रा में लिए। तो आयोडाइड के जितने भी विलयन में आयन होंगे वे सारे के सारे संयुक्त सिल्वर के आयन के साथ हो जाएंगे, इसके धन आयन से जुड़ जाएंगे। तो अब आयोडीन के या आयोडाइड के आयन तो अब रहेंगे ही नहीं। तो विलयन में कौन कौन से आयन रहेंगे, हमने कहा एक रहेगा हमारे पास Ag आयन, एक होगा NO3 का आयन और एक हमारे पास किसका होगा, पोटेशियम का आयन। ये तीन आयन रहेंगे विलयन में। अब आयोडीन का आयन नहीं रहा, जितने भी थे सब सिल्वर के साथ संयुक्त हो गए। अब आप कहोगे सर ये Ag का आयन तो आयोडाइड के आयन से संयुक्त हो गया था, तो ये कहां से बच गया, क्योंकि इस बार हमने AgNO3 की मात्रा अधिक के लिए है, बहुत ज्यादा ली है, इसलिए आयोडीन के यदि 100 आयन भी रहे होंगे तो वो Ag के केवल 100 आयनों से संयुक्त हुए, तो ये तो खत्म हो गए, लेकिन ये तो बहुत सारे थे तो ये खत्म नहीं हुए, इसलिए इसके आयन बच गए। तो अब सोचिए इसके पृष्ठ पर कौन सा आयन आएगा, इसके सामने ये तीन हैं कि हाँ भाई इससे पूछा जाए किससे मिलोगे, किसको अपने पास बुलाना चाहोगे। तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, टीम वाला एग्जांपल, कि एक खिलाड़ी कम था, कुछ बच्चों में आपको एक की शक्ल दिखाई दी, आपने उसको बुला लिया, ठीक वो भी ये भी ऐसे ही काम करेगा। ये कहता है भाई ये तीन में से किसको चाहोगे, इसने कहा ये अपने जैसा लग रहा है, इसको बुला लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये वाला आयन यहां से इसके पास आ जाता है और इसकी सतह पर क्या बना देता है, एक धन आयनों की लेयर बना देता है। तो अब ये कोलाइडी आयन जो बना है ये धन कोलाइडी आयन है, इसके पृष्ठ पर जो आवेश है वो धनावेशित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जो वरीयता वाली बात हमने पिछले टॉपिक्स में कही थी कि कोलाइडी विलयन क्या करता है, वरीयता प्रदान करता है, वो कैसे वरीयता प्रदान करता है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर हमने क्या कहा था, हमने कहा ये तो एक परत बन गई। अब कैसे हमने कहा था, हमने कहा था ये विलयन है, इस विलयन में दो चीजें हैं, एक तो ये हम कह सकते हैं ये AgI है, AgI के कण है, और दूसरा हमने कहा था यहां पर किसके कण होंगे, Ag तो यहां आ गया, K प्लस के आयन भी इसके अंदर होंगे, हमने कहा K प्लस के आयन भी होंगे, और NO3 के आयन भी होंगे, NO3 के आयन भी होंगे, ऋण आयन भी होंगे। यदि पहली परत आपकी धनावेशित है तो विलयन में जितना भी ऋणावेशित होगा NO3 के रूप में, ये उस ऋणावेश को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो अगली परत जो बनेगी ऋण वाली, वह इसके ऊपर बन जाएगी। ये कौन सी होगी, दूसरी परत बन गई। ये पहली वाली परत ये थी, ये परत नीली वाली कौन सी है, ये पहली परत, और ये काली वाली जो बनी ये कौन सी परत है, दूसरी परत, दूसरी परत। और इन दोनों में क्योंकि विपरीत आवेश है तो एक विभव उत्पन्न होगा, जिसको हमने क्या नाम दिया था, जीटा विभव, जिसको हमने जीटा विभव नाम दिया था। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम कह सकते हैं किसी भी कोलाइडी कण पर आवेश इस प्रकार से आता है। एक इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर तो धन आवेश या ऋण आवेश होगा, लेकिन कोई भी कोलाइडी विलयन जो पूर्ण रूप से होता है वो उदासीन होता है। इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना कि सभी कोलाइडी विलयन
उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं, जबकि कोलाइडी कण, कोलाइडी कण धनावेशित या ऋणावेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर जब कण धनावेशित है ऋणावेशित हैं तो पूरा विलयन कैसे आप उदासीन कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट टूटेगा तो जितने धनायन बनेंगे उतने ही तो ऋणायन होंगे। पोटेशियम आयोडाइड टूटेगा, जितने धनायन बनेंगे उतने ही तो ऋणायन होंगे ना। अब यह बात अलग है कि ये एजी और आई ने मिलकर के एजीआई बना दिया, और इसके ऊपर एक बार क्या आ गया, हम कह सकते हैं एजी का धनायन आ गया पहली परत के रूप में, और दूसरी परत में ऋणायन आ गया। लेकिन जो बाकी सारे आयन बचे होंगे वो इस विलयन के ही तो अंदर होंगे ना। और अल्टीमेटली धनायन ऋणायन तो ज्यादा कम हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, शुरू में जिनके जो सोर्स हैं, इनकी जो हम कह सकते हैं जहां से धनायन ऋणायन उत्पन्न हो रहे हैं, वह तो हम कह सकते हैं एक जैसे है ना। तो जितने धनायन ऋणायन उत्पन्न होंगे उतने ऋणायन उत्पन्न होंगे, यहां पर भी जितने धनायन उत्पन्न होंगे उतने ऋणायन उत्पन्न होंगे। तो है तो सब ये विलयन के अंदर। तो कुल विलयन क्या होगा, विलयन क्या होगा, कोलाइडी विलयन उदासीन होगा। वह विलयन जो होगा वह धनावेशित या ऋणावेशित नहीं होगा। पूरा कोलाइडी विलयन उदासीन होता है, जबकि कोलाइडी कण धनावेशित या ऋणावेशित हो सकते हैं। तो यह बात आपको ध्यान देने की। अगला जो हम समझते हैं, अगला जो पॉइंट होता है, अगली जो प्रॉपर्टी होती है, जो हमारी छठी प्रॉपर्टी है, उसे हम कहते हैं वैद्युत कण संचलन। इंग्लिश में से कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन, ये क्या चीज है? मान लो आपके पास एक कोलाइडी विलयन है और आप उसको एक ऐसी नली पे डाल देते हो, इस प्रकार से आपने एक ट्यूब बना दी और इसमें कोलाइडी विलयन भर दिया। यहां पर आपने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड। दूसरे हिस्से पर भी हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, इलेक्ट्रोड। अब एक इलेक्ट्रॉन हमने कहा मान लेते हैं धनावेशित है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित है, इलेक्ट्रोड। तो इसके बीच में आपने क्या भर दिया, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन भर दिया। अब कोलाइडी विलयन की खास बात क्या है, उसमें कोलाइडी कण या तो धनावेशित होंगे ऋणावेशित होंगे। मान लो कोलाइडी कण, माना कोलाइडी कण, कोलाइडी कण ऋणावेशित है, ऋणावेशित है। तो यदि ये कोलाइडी कण ऋणावेशित होंगे इसके अंदर, ये कोलाइडी कण ऋणावेशित हैं, तो ये सारे कण कहां जाएंगे, यहां से गति करके ये कोलाइडी कण हम ले लेते हैं धनावेशित ले लेते हैं, क्योंकि अगर ऋणावेशित होंगे तो इसकी तरफ इकट्ठे होंगे। यहां पर हम ले लेते हैं धनावेशित, धनावेशित है। ये कोलाइडी कण हमने क्या कहा, धनावेशित है। तो धनावेशित है तो ये घूम करके कहां जाएंगे, ये इलेक्ट्रोड ऋणावेशित था, तो ये सारे के सारे यहां पर कहां पहुंच जाएंगे, धनावेश पर जाएंगे। और जब पहुंचेंगे कोलाइडी कण तो अपना जो ये धनावेशित थे, तो इस इलेक्ट्रोड से आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये सारे उदासीन हो जाएंगे, यानी कि इस इलेक्ट्रोड पर आकर के अपना धनावेश त्याग देंगे। त्यागेंगे तो एक सामान्य कणों के रूप में यहां पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे इस प्रकार से। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन विधि कहते हैं। और यदि कोलाइडी कण ऋणावेशित होते तो इस धन इलेक्ट्रोड पर आकर के यहां इकट्ठे हो जाते और अपना इलेक्ट्रॉन का जो इसके अंदर जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो ऋणावेशित बनेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देते, यहां पर त्याग देते, तो फिर से उदासीन बन जाते। तो इस विधि को हम कहते हैं वैद्युत कण संचलन विधि। काफी आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि हमने इलेक्ट्रोड लगा करके जो कोलाइडी कण है उनको अलग निकाल लिया, तो इसका बेनिफिट कहां होगा, इसका क्या फायदा होगा, इस बात को समझिए। मान लो आपके पास एक ऐसा विलयन है जिसमें एक से अधिक कोलाइडी कण है। कुछ कोलाइडी कण मान लेते हैं दो, हमने एक ऐसा विलयन लिया जिसमें दो कोलाइडी कण है, एक धनावेशित कोलाइडी कण है, एक ऋणावेशित कोलाइडी कण है। आप उनको अलग करना चाह रहे हो तो क्या कीजिए, इस नली में डाल दीजिए, भर दीजिए। जो धनावेशित कण होंगे वो इधर आ जाएंगे और जो ऋणावेशित कण होंगे, मान लेते हैं ये ऋणावेशित कण है,
यहां पर ऋणावेशित कण है, ये सारे कहां जाएंगे, इसकी तरफ चले जाएंगे। ये ऋणावेशित कण यहां पहुंच जाएंगे, ऋणावेशित कण यहां पहुंच जाएंगे, और धनावेशित कण यहां से घूम के यहां पर पहुंच जाएंगे। ये धनावेशित कण है, ये वाले सारे धनावेशित कण हैं, ये सब यहां पहुंच गए। तो धनावेश एक तरफ और ऋणावेशित एक तरफ अलग अलग हो गए। तो आप एक से अधिक कोलाइडी कण वाले विलयन में कणों को अलग अलग भी कर सकते हो, सेपरेशन भी कर सकते हो। इस बात को ध्यान देना है। यहां पर एक बात आपको और समझनी है कि यदि हम यहां पर कोई एक ऐसा मेथड लगा दें कि कोलाइडी कण, मान लो इसमें धनावेशित कोलाइडी कण थे और वह कहां जा रहे थे, ऋण की तरफ जा रहे थे, और मैंने यहां पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। क्या लगा दी, अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसे इंग्लिश में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, वो मैंने बीच में लगा दिया। तो क्या होगा, कोलाइडी कणों का आकार तो बड़ा होता है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली से पार नहीं जा पाएंगे, नहीं जाएंगे तो ये विधि यहां पर क्या हो गई, रुक गई। आपने रोक दिया कोलाइडी कणों को इलेक्ट्रोड पर जाने के लिए। अब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जो यहां माध्यम होगा, जिसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करना शुरू कर देगा, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति करना शुरू कर देगा। और उसी को हम नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं वैद्युत परासरण। वैद्युत परासरण, ध्यान रखिएगा ये क्या चीज है। क्या है वैद्युत परासरण? हमने कहा जब कोलाइडी कणों को इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने से रोका जाता है तो परिक्षेपण माध्यम वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति करता है। और इसी को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत परासरण कह देते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वैद्युत परासरण से क्या समझते हो? तो आपने लिखना है कि कोई किसी, या लिख सकते हैं वैद्युत कण संचलन विधि में यदि हम जो कोलाइडी कणों का इलेक्ट्रोड की तरफ गमन है वह किसी विधि द्वारा रोक दिया जाए, जैसे हमने कहा अर्धपारगम्य झिल्ली लगा करके, तो इस स्थिति में ये कण, कोलाइडी कण तो इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुंच पाते। तो क्या होता है, जो हमारा कह सकते हैं परिक्षेपण माध्यम के जो कण होते हैं वह वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से गति करना शुरू कर देते हैं और वह मूवमेंट करने शुरू। वो उसको तो आप अर्धपारगम्य झिल्ली से नहीं रोक सकते ना, क्योंकि वो तो क्या होता है, उसके कण तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो तो पास हो ही जाएंगे। तो वह क्या आते हैं, जो गति करते हैं उसी को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत परासरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां हमने जो कोलाइडी विलयन के गुणों धर्म के ऊपर जो चर्चा थी उसके 6 पॉइंटों को करा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान चीज है। आगे के जो पॉइंट्स हैं, जो अगला पॉइंट है वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, और उनको और बाकी के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की थ्योरी हम कहते हैं कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।